Hi, good morning all and welcome to my channel. Today I'll teach you chapter 3 of class 12th, that is electrochemistry. आज मेरा पहला वीडियो है। मेरा वीडियो में फर्स्ट टाइम चैप्टर 3 पढ़ाने का मोटिव ये था क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये चैप्टर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग ही इस चैप्टर से करूँगी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, तो अच्छा ये रहेगा जो टॉपिक्स में इशू है वो टॉपिक्स मैं आपके क्लियर करूँ। मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको कुछ इश्यूज़ हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फॉर बोथ CBSE एंड ISC आई विल बी फॉलोइंग NCERT। ये NCERT है, मैं इसी को ही फॉलो करूँगी। दोनों का ही कोर्स ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ स्टडी टू अ साइंस टू स्टडी द केमिकल्स, राइट। सो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल स्टडी हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, ठीक है। और दैट टू लाइक द रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। तो मैं पूरा आपको एंड टू एंड चैप्टर समझाऊंगी। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। सेकेंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज ऑफ क्लास 12th बट आजकल इसका फ्यूचर में यूज़ बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर में यूज़ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल्स से तो पॉल्यूशन नहीं हमारा जनरेट होता है। तो दीज डेज साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिएक्टिंग द केमिकल्स। सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर जनरली बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो हम बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। 3 to 5 मार्क्स का आता है मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली मतलब 3 to 5 मार्क्स का आता है क्योंकि सिलेबस का रिवीजन हुआ था कोविड के टाइम पे, तो इसका थोड़ा सा मतलब मार्क्स इसका ज़्यादा हो गया होगा, 5 to let's say 7, ठीक है। अगर आपका चैप्टर अभी भी रिड्यूस्ड है तो इसका अभी करंट जो इसका वो है वो 5 to 7 मार्क्स में ये चैप्टर आता है। इसमें 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है जो कि हमेशा से आता जा रहा है, दैट इज़ अगेन 100%। दिस 3 मार्क्स न्यूमेरिकल इज़ 100%, ये हमेशा एग्जाम में आता है। यूजुअली 1 मार्क का कुछ आपको छोटे छोटे से जैसे होते हैं ना MCQ टाइप के वो आते हैं। 1 मार्क का एक आता है, 1 मार्क का एक और आ सकता है सेक्शन 1 सेक्शन 2 से। तो हम खैर ये तो छोटी छोटी चीज़ें हम रास्ते में मतलब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब समझते रहेंगे। अभी सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हम न्यूमेरिकल पे जो 3 मार्क्स पे आएगा। अभी तो खैर मैं आपको स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ क्या है चैप्टर कैसा है, बट जैसे ही चैप्टर ये जो न्यूमेरिकल है ये आता है नर्स्ड इक्वेशन पे बेस्ड। तो जब हम इस इक्वेशन पे आएंगे तो आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि 3 मार्क्स का ये अकेला क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है और हमेशा से आता जा रहा है। आप कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर खोल के देख लीजिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेल्स से। तो ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको बिफोर आई स्टार्ट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ द मीनिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं चाहती हूँ आपको एक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझाना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो करंट कैरी करता है। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैरी करंट। ये करंट कैरी करता है आइदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वा स्टेट, ठीक है। आइदर या तो ये एक्वा स्टेट में होगा या तो फिर मोल्टन स्टेट में होगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को मैंने आपको बताया एक लिक्विड सब्सटेंस आप मान लीजिए, या तो वो अपना लिक्विड फॉर्म में होगा मतलब एक्वा स्टेट में होगा या तो हाँ मतलब उसमें आपने चाहे तो पानी मिला दिया या फिर आपने उसी सॉल्ट को मेल्ट कर दिया। वो सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने की एबिलिटी रखता हो, चाहे तो आइदर इन एक्वा स्टेट और इन मोल्टन स्टेट, आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ऑल एसिड्स, ऑल बेसिस, ऑल सॉल्ट्स। किसी भी आप नॉर्मल आपके घर में नमक है, आप नमक को पानी में डालेंगे, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक मैं आपको
तो अब मैं आपको बेसिकली समझाने जा रही हूँ कि आयंस क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं आयंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कॉमन सॉल्ट है आपका NaCl, जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे Na पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव आ जाएगा, राइट। इसमें क्या होता है कि ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। तो ions are responsible for conducting the electricity in इलेक्ट्रोलाइट में आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब आप बोलोगे कि एक मेटल है, फॉर एग्जांपल ना तो मेटल मॉल्टन स्टेट में है और ना मेटल एक्वा स्टेट में है, फिर भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो क्या डिफरेंस है एक मेटल में और एक इलेक्ट्रोलाइट में? मेटल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, कोई सा भी ले लो, जो गोल्ड है, गोल्ड जो होता है उसमें बहुत सारे उसके वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एक गोल्ड आपने अगर कभी पढ़ा हो तो एक गोल्ड का एटम होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है जो उसके चारों तरफ घूमता रहता है, बहुत सारा ऐसा क्लाउड होता है। तो होता क्या है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ऑन द कॉन्ट्ररी इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कंडक्टिविटी कराते हैं। तो देर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड अ मेटल कि इलेक्ट्रोलाइट में, अगेन आई विल रिपीट, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कंडक्टिविटी करवाते हैं जबकि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स के होते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द अदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप कैसे जज करोगे कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है? आप ये लगा लो कि जो इजीली कटायन आयन में कन्वर्ट हो जाता है या एसिड है, लेट्स से, मैंने आपको बताया ना एसिड, तो एसिड्स भी होते हैं, बेसिस भी होते हैं। तो लेट्स से एसिड है HCl, तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो बेसिकली जो जितनी स्ट्रॉन्गली आपके आयंस में ब्रेक हो जाए वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो जितना वीकली कटायन आयन में ब्रेक हो वो उतना वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और स्ट्रॉन्ग, वही इन दोनों से मिलके जो सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो आपके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इनको पानी में डालोगे, एसिड HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे एकदम से ये पॉजिटिव कटायन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हेंस इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल्स यहाँ दे देती हूँ। HCl हो गया, HNO3 हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स मैंने ले लिए, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस मैंने ले लिए, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो वीक एसिड्स, वीक बेसिस। तो वीक एसिड, सबसे वीक एसिड हम मतलब बहुत कॉमन एसिड जो बहुत मतलब हम लोग वीक की कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड आप ले सकते हो, CH3COOH, राइट। कार्बोनिक एसिड ले सकते हो, ये वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली वीक बेसिस आप क्या ले सकते हो, अमोनियम क्लोराइड हो गया, है ना, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपके वीक बेसिस होते हैं। तो ये आ गए आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको डेनियल सेल के बारे में समझाऊंगी। डेनियल सेल और यू कैन से गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल ये तब हो जाता है जब हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं 1 मोल DM/DM³, राइट। जब ये वाली कंसंट्रेशन होती है उस टाइम पे हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। मतलब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी सेल अगर आप ले रहे हो जो डेनियल ने बनाया है, अगर उसमें कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इतना ले रहे हो 1 mol/DM³, तो उसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। दोनों ही सेम है। तो मैं आपको डेनियल सेल बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। डेनियल सेल में हम क्या करते हैं, 2 हाफ सेल्स लेते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि 2 मेटल रॉड्स लेते हैं, ठीक है। कौन सी रॉड्स लेनी है वो अभी आपको आगे आगे धीरे धीरे पता चलेगा। इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है कि आपको मतलब
ये बहुत बेसिक चैप्टर है, मतलब इससे पहले आपने कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा पढ़ना समझना इसको डिफ़िकल्ट होता है। तो आप धीरे धीरे समझते जाइए, डेली मेरा वीडियो देखते जाइए, आपको जो प्रॉब्लम हो आप वो पूछिए ज़रूर। एंड आफ्टर दैट मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बट अभी स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, 2 हाफ सेल्स लेते हैं। बेसिकली हाफ सेल में क्या होता है, हम एक मेटल रॉड लेते हैं, उस मेटल रॉड में उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली कॉपर रॉड, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ही कॉपर का सॉल्यूशन लूँगी, लेट्स से कॉपर सल्फेट मैंने लिया, ठीक है। इन द सेम वे मैंने इधर लिया जिंक रॉड, ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो इसी रॉड का, इसी मेटल का लिया, तो लेट्स अज्यूम इट एज जिंक सल्फेट। अगर मैं दोनों का 1 मोल पर DM³ कॉन्सेंट्रेशन लेती हूँ तो दोनों क्या बन जाएंगे, इन दोनों को हम मतलब इसको हम गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन मैंने इतना लिया है। बेसिकली डेनियल सेल इज गैल्वेनिक सेल ओनली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोल पर DM³, ठीक है। जैसे ही आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाता है तो वो गैल्वेनिक बन जाता है। वैसे सारी सेल्स डेनियल सेल ही होती है। क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डेनियल सेल एक प्रोसेस है, एक सेल है बाय स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। हम केमिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस डेनियल सेल में बताया जाता है, ठीक है। और ये स्पॉन्टेनियसली होगा, तो कैसे हम करेंगे, हम एक रॉड को लिया कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट डाला, जिंक रॉड लिया, जिंक का इलेक्ट्रोलाइट डाला, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि अगर डिफ्लेक्शन हो तो वो हमको विजिबल हो, ठीक है। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं हम देखते हैं वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आना चालू हो जाता है, मतलब कि करंट आना हमारा चालू हो जाता है। वोल्ट मीटर की वैल्यू आती है 1.1 वोल्ट। ये क्योंकि अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपको धीरे धीरे ये याद भी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ याद करने वाली बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। इसमें रीडिंग आ जाएगी 1.1 वोल्ट, मतलब कि आपका इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होना चालू हो गया। अब ऐसा इसमें क्या हुआ कि इसमें करंट चालू हो गया, और ये कब तक इसमें करंट चलता रहेगा, अगर हमारा करंट रुक जाता है तो हम क्या करें ऐसा इसमें, ठीक है। ये सारा मैं आपको धीरे धीरे भी बताती हूँ। तो क्या है, फर्स्ट केस मैं आपको इसमें समझाती हूँ। इसमें बेसिकली 3 अलग अलग केसेस होते हैं। केस 1 में क्या है, मैंने जस्ट इसको कनेक्ट किया और इसमें से करंट हमारा चलना स्टार्ट हो गया। इसमें ऐसा क्या होता है, देखो होता क्या है, जो भी एक चीज़ आप अभी और याद कर लो, ये वाली रॉड को हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। इस वाली रॉड को विच इज़ ऑन दिस साइड, सॉरी, ये वाली रॉड को, जिंक सल्फेट वाली रॉड को हम बोलते हैं एनोड, राइट, और कॉपर वाली रॉड को हम बोलते हैं कैथोड। अब ये क्यों बोलते हैं ये भी आप रुक जाओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगी। अभी मैं सारी चीज़ें बता दूंगी, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसको एनोड क्यों बोला, इसको कैथोड क्यों बोला। ये वाली रॉड भी कैथोड की तरह काम कर सकती है और ये वाली रॉड भी एनोड की तरह काम कर सकती है, बट डिपेंड करता है इनके साथ में कौन से मेटल्स की रॉड है या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। तो अभी आप ऐसा कुछ कन्फ्यूजन मत करो, इससे अच्छा है आप जस्ट इतना समझ लो कि जो भी रॉड लेफ्ट में होती है वो एनोड होती है, जो रॉड राइट में होती है वो कैथोड होती है, ठीक है। क्या होता है ना, हम करते हैं रिलेट, ठीक है, मैं आपको एक हाई लेवल पे बताती हूँ, हम रिलेट करते हैं, ठीक है। जो जिंक है और कॉपर है, जिंक और कॉपर के कंपैरेटिवली कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकेगा उसको हम बोलेंगे एनोड, मतलब उस रॉड को हम बोल देते हैं एनोड। आप ये लगा लो ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका एक बच्चा है, उसकी हाइट इतनी है, तो या लेट्स से इसके अंदर पावर कम है, राइट, ये छोटा बच्चा है, ठीक है, ये लेट्स से 5 ईयर चाइल्ड है। फिर एक और बच्चा हमने ले लिया जिसकी एज हो गई आपकी 10 ईयर। अगर हम इन दोनों की बॉक्सिंग करवाएंगे तो चांसेस यही होते हैं कि यही जीतेगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये इस वक्त ज़्यादा डोमिनेंट हो गया, राइट, ये कम डोमिनेंट हो गया। लेकिन यहीं अगर मैं एक 2 साल का बच्चा डाल दूँ इसके आगे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जीत जाएगा। ये जस्ट रिलेट कर पा रहे हैं हम।
फर्स्ट केस में जब हमने इसका और इसका हमने कंपेयर किया तो ये वाला जीता है, राइट, चाइल्ड सी। बट वही सेकंड केस में जब हमने चाइल्ड ए और चाइल्ड बी का कंपेयर कराया तो चाइल्ड बी विन करा है, राइट। ये डिपेंड करता है आपका रिलेटिविटी पे। यहीं अगर मैं एक और स्टूडेंट डाल दूँ, एक और चाइल्ड डाल दूँ जिसका एज हो गया लेट्स से 20 ईयर, राइट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनकी और इनकी अगर मैं लड़ाई करवाऊँ तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि डी वाला जो होगा वो विनर होगा। तो बेसिकली ये एक रिलेटिविटी है, हम रिलेट कर सकते हैं और उसी रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम एनोड रॉड और कैथोड रॉड डिसाइड करते हैं। लेकिन जब भी हम सेल बनाते हैं, डैनियल सेल बना रहे होते हैं, जो भी एनोड रॉड होती है वो हमेशा लेफ्ट में जाती है और जो भी कैथोड रॉड होती है वो हमेशा राइट में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जिंक रॉड को हमने एनोड क्यों बनाया, क्योंकि इसके अंदर की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू कॉपर। ये मैं आपको डिटेल में बाद में सिखाऊंगी। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या हुई है, सेल के अंदर क्या रिएक्शन हुई जो हमारा 1.1 वोल्ट का करंट स्टार्ट हो गया फ्लो करना। हमारा रिएक्शन क्या हुआ, सबसे पहले मैं बताती हूँ एनोड पे। एनोड पे क्या हुआ, ये जो जिंक रॉड है और ये जो जिंक सल्फेट है, देखो जिंक सल्फेट है एक आयोनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो मैंने आपको अभी समझाया कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस डिसोशिएट होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया हमारा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है इसने, जिंक सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन्स आयंस डिसोशिएट करके Zn पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव बनाना चालू किया, ठीक। अब यहाँ पर एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, इसके अंदर है जिंक आयन। इलेक्ट्रोलाइट का हमारा सिर्फ यही कंसेप्ट होता है कि हमको आयंस मिल जाए उसी मेटल के। क्या होता है, ये जिंक रॉड ये क्या करेगा, ये वाली रॉड, ये जो है ये रॉड जिंक आयंस में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगी। मतलब कि यहाँ से मेटल के एटम निकलेंगे और यहाँ पे जाके मतलब इलेक्ट्रोलाइट में मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक, ठीक है। अब ये जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव कहाँ गया, जिंक तो चलो मेटल से निकला, जिंक 2 पॉजिटिव कहाँ गया, ये यहाँ पे जाके मिलना चालू हुआ। मतलब रॉड से एटम निकल के इलेक्ट्रोलाइट में जाके घुल रहा है, ठीक है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज कर दिए। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर। आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं उस टॉपिक को क्लियरली आपको अलग से वीडियो बना के, भले ही 2 मिनट की वीडियो बनानी पड़े बट मैं आपको अलग से उसका वीडियो बना के समझाऊंगी, ठीक है। कैथोड में हम क्या करते हैं, कैथोड में क्या होगा, अगेन है तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें कॉपर सल्फेट का क्या बनेगा, कॉपर आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। तो इसके अंदर भी कॉपर आयन है, कॉपर आयन तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी है, बट यहाँ पर क्या होगा, इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, ये जो कॉपर आयन है ये क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और कॉपर रॉड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कॉपर रॉड। दोबारा समझते हैं, हमने क्या करा, जिंक को डाला जिंक की रॉड में, सॉरी जिंक रॉड को डाला इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। अब इसने क्या करा, जिंक रॉड में से एटम निकले, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में जाके घुलना चालू हो गया, मतलब जिंक बन गया जिंक 2 पॉजिटिव। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठे और यहाँ की तरफ निकले, राइट की तरफ निकले टुवर्ड्स कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए। अब इसने क्या करा, ये जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और जाके कॉपर रॉड में जाके चिपक गए। मतलब कि थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा कि कॉपर रॉड तो मोटी होती जा रही है, कॉपर रॉड क्या होती जा रही है, मोटी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से उठ के ये रॉड में जाके चिपक रहा है। कॉपर रॉड तो डेंस मतलब मोटी होती जाएगी और जिंक रॉड आपकी पतली होती जाएगी, यहाँ से ये खत्म हो गई और ये आपकी रॉड बची बस इतनी, समझ गए, यहाँ से खोखली रहेगी। बेसिकली रिएक्शन बहुत, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इतनी माइन्यूट रिएक्शंस होती हैं कि आपको दिखता नहीं है। हाँ 5-10 साल से अगर आप एक ही रॉड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको हाँ बहुत टाइम के बाद लगेगा कि ये पतली सी हो गई और ये मोटी सी हो गई है, बट एज सच कुछ आपको ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। तो ये एक सेल रिएक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का।
ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। होता क्या है, डैनियल सेल में, कंफ्यूजन मत कीजिएगा गैल्वेनिक सेल से। डैनियल सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं, सॉरी केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, हम जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट लेते हैं इन like zinc rod is merged into zinc sulfate, copper rod is merged into copper sulfate connected with a voltmeter so that we can detect the change in the electrical energy, the flow of electrical energy, right? Now if the concentration is taken as 1 mole per dm cube of both the electrolytes, then the cell is termed as galvanic cell. Now here anode, please do remember that anode is always on the left and cathode is always on the right. यहाँ पर हमने जिंक को एनोड बनाया है, कॉपर को कैथोड बनाया है, क्योंकि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की पोटेंशियल ज़्यादा है। मैंने आपको यहाँ ये कंपैरिजन दे दिया। यहाँ पे आप मान लीजिए कि जिंक हो गया आपका बड़े वाला और कॉपर हो गया आपका छोटे वाला, राइट। बट यहीं अगर मैं कॉपर सल्फेट, कॉपर रॉड लेती और सिल्वर की रॉड लेती तो कॉपर हो जाता बड़े वाला और सिल्वर हो जाता छोटे वाला। मतलब कि यहाँ पे कॉपर आता एनोड पे और सिल्वर आता कैथोड पे, क्योंकि हम जस्ट रिलेट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगी, अभी कंफ्यूज मत करना। बस इतना याद रखना, एनोड इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट एंड कैथोड इज ऑलवेज ऑन द राइट, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ इसलिए होता है, ठीक है। सेल पे रिएक्शन क्या हुआ, जिंक रॉड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इलेक्ट्रोलाइट में जिंक सल्फेट जिंक आयन प्रोड्यूस किया। ऑन द कॉन्ट्ररी कॉपर हैज एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू द कॉपर रॉड, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तरीका जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है सेल की, वो मैं आपको बताती हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, देखो अच्छे से, हमको ये पूरी कहानी हम हर बार एक डायग्राम के थ्रू में नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। तो हम इस पूरे को रिटन फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं एनोड, फिर हम मेंशन करते हैं एनोड आयन, फिर हम ब्रैकेट में, क्योंकि आयन है तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये जो मैंने ये ले रखी है, फिर आता है एक सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे मैं आपको एक सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट बताना भूल गई, आई एम रियली सॉरी। ये मैं आपको अभी बताती हूँ क्या होता है कि सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हुए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पर आपके मर्ज हो जाएंगे। उस टाइम पे हमारा वोल्ट मीटर चलना बंद हो जाएगा, रीडिंग आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल एक्शन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को हम लोग मेंटेन करते रहे, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता रहे, उसके लिए सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, सॉल्ट ब्रिज एक रिवर्स रिएक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, मैं यहाँ पे आपको स्टार पॉइंट बना के सॉल्ट ब्रिज समझाती हूँ। सॉल्ट ब्रिज क्या क्या रोल होता है आप लोग लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 हाफ सेल्स। ये 1 हाफ सेल है, ये अदर हाफ सेल है, दोनों ने मिलके एक सेल बनाया, ठीक है। सो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल करंट। क्या होता है कि सारा का सारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए तो ये फ्लो का ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रॉन सारा यहाँ आता है, फिर यहाँ से उठा के वो यहाँ पर फ्लो करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या ना मतलब करंट के लिए, ताकि फ्लो बनता रहे। सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो सारी सेल रिएक्शन रुक जाएगी। उसके लिए रिवर्स रिएक्शन के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज डालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा रही थी सेल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। एनोड, एनोड आयन, ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड आयन, ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन डैश कैथोड, ठीक। मैं अब आपको बताती हूँ कैसे इसको हम कैसे लिखेंगे। हमने ये सेल बनाया, इसका हम कैसे पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा तो हम बना नहीं सकते, इसके बदले हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले एनोड, एनोड क्या था हमारा, जिंक स्लैश एनोड आयन क्या था, जिंक
2 पॉजिटिव। ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 1 मोलर, कैपिटल M, राइट। कैपिटल M ही तो होता है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब वगैरह वगैरह, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, कैथोड आयन, कैथोड आयन क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव, ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, लेट से सॉल्ट स्लैश कॉपर रॉड। ये बेसिकली एक सेल का रिएक्शन का मतलब लिखने का तरीका है। रादर आप ये पूरी कहानी समझाओ कि एनोड पे जिंक है, कॉपर नहीं है, कॉपर कैथोड पे है, जिंक नहीं है, जो पूरी कंफ्यूजन है, इन सबको एक्सप्लेन करने की बजाय आप सीधा ये लिखिए तो हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये लेफ्ट में लिखा है मतलब ये एनोड है, अच्छा ये राइट में लिखा है मतलब ये कैथोड है, बीच में ये डबल डंडी है तो मतलब ये सॉल्ट ब्रिज भी लगा रखा है, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट आ गया, ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो आप ये देख सकते हैं दिस होल कंप्लीट डायग्राम इज इक्वल टू दिस वन सिंगल रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें EMF क्या होता है। एक और स्टार पॉइंट होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स। ये क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल एक्शन होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस तो पता होंगी, राइट। मैं आपको EMF के बारे में ही अब आप डिटेल में लेके जाती हूँ। यहीं से ही EMF से हम लोग निकलेंगे नर्स्ट इक्वेशन पे, ठीक है। और नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो सदियों से आती जा रही है। CBSE ले लो, आप ISC ले लो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर सेम होता है, बोर्ड पैटर्न सेम होता है, सब कुछ 12th का तो ऑलमोस्ट सेम होता है। और वही नर्स्ट इक्वेशन दोनों ही एग्जाम्स में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ से आपको EMF पर लेकर आई हूँ, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिकल सेल पढ़ा, इलेक्ट्रिकल सेल से मैं आपको EMF पर लेकर आई हूँ। मैं आपको EMF सिखाऊंगी और EMF के बाद मैं आपको सीधा लेकर चलूँगी नर्स्ट इक्वेशन पे, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस चैप्टर का, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे EMF। मीनवाइल अगर आपको कहीं भी कोई इशू हो आप मुझे वो बता दो। आई अंडरस्टैंड दिसंबर आ चुका है, जनवरी आपको मिलेगा, फरवरी से आपके प्रिपरेशन लीव लग जाएगा और जनवरी में भी आपके प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड आप पूछो तो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको दूसरे टॉपिक्स का भी वीडियो बना के, कोई भी चैप्टर का आप मुझे बोलो मैं आपको वीडियो बना के दे सकती हूँ, ठीक है। आपको समझा दूंगी। आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ और पैटर्न चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स चाहिए मेरी वीडियोज़ में, आप कुछ ज़्यादा एक मतलब कुछ और तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप वो भी बताइए, ओके। आई विल ब्रिंग चेंजेस इन दैट, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप ये पढ़ लीजिएगा, कल मिलते हैं। कल मैं आपको EMF एंड नर्स्ट इक्वेशन पे बताऊंगी, मतलब टॉपिक्स और क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।